लगभग, या पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशन से तो काफी पता लग ही जाता है होलिस्टिक एस्पेक्ट का, तो इसलिए इसमें सभी सही थे। ए और बी बेस्ट है। ए और बी मतलब रेटिंग स्केल से भी ज्यादा बेस्ट है टीचर की ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो, बी और सी एक तरह से। देखिएगा थर्ड ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं, एन ईवीएस टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स। एक ईवीएस के टीचर ने एनिमल्स यानी पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में बच्चों को बताया, एंड आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। उनको एक टास्क करने को दिया। पहला टास्क क्या है? राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम। जो भी आपके आसपास आपको जानवर दिखे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, गाय हो, है ना, पिग्स हो या बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी हो, आपके आसपास जो भी एनिमल्स दिखे उनके नाम लिखने हैं। सिंपल बात। तो बच्चा तो एक्टिव रहेगा, हाँ रहेगा। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स की एक्टिविटी, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, कोई और कछुआ पाल लिया है आपने या आसपास दिखता है, तो आप उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए। ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी हमें सही लग रहा है, देखेंगे अभी। क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दो कि ये पालतू हैं, ये जंगली हैं, ये ऐसे हैं। ठीक है। डिफाइन द टर्म एनिमल, यानी एक टर्म है एनिमल, उसको डिफाइन करो। डेफिनेशन लिखो कि जानवर को परिभाषित करो कि जानवर क्या होता है। बच्चा कौन सी क्लास का था हमें नहीं पता, बट प्राइमरी क्लास का ही है। ठीक है ना, तो डिफाइन करना है। अब पूछा क्या है हमसे, देखो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज नॉट। जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, यानी सिवाय लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान के कान जो है ऐसे थे, तो ऐसे कान खड़े कर लेने, आई मीन सतर्क हो जाना है और ध्यान से जवाब देना है। ठीक। तो विच ऑफ द अबव इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। जो नेचर है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस का, जो प्रकृति है ईवीएस की, उसके अनुसार कौन सा गलत है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशंस पे फोकस करना, परिभाषाओं पे फोकस करना प्राइमरी लेवल पे एकदम गलत है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाते हैं, लेकिन ये डिफाइन करना, एनिमल की परिभाषा के रट्टे लगा के बताना, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत क्या है, वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। सिर्फ नॉट पूछा था कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं था। सिंपल बात। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब तो सही ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक। फिर आता है स्टेटमेंट बी, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेकर के जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये दोनों सही है? क्या बी सही है? क्या है सही? दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये एकदम ऐसा, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, या जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में शायद देखने को ना मिले। ये आपको फिर अलग से यूट्यूब की सहायता ले लीजिए, या कोई भी किसी बच्चे के आसपास की छोटे जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, तो उनके पास कई बार एनसीईआरटीज नहीं होती हैं इतनी छोटी क्लास में, तो उनकी किताबों में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो या तो इंटरनेट से प्लांट्स के टाइप, उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। ये आज आ गया क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये जाइलम पे दोबारा क्वेश्चन भी आए। ठीक है ना, तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसको मान के चलना है। या तो अलग से पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा में, नहीं तो अपना अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही आपको पता है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो कई बार कॉमन सेंस बेस्ड हो जाता है, और नहीं तो आपको एक्स्ट्रा में वो लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसके लिए सिर्फ अलग से चैप्टर करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीना, एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5, गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू विजिट नियर बाय एग्रीकल्चरल फार्म्स and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process skills and learning indicators are involved here? अब मतलब क्या कहा इन्होंने, एक 5वीं क्लास की शिक्षिका है, ठीक, नीना, वो क्या चाहती है, अपने बच्चों का एक ग्रुप बनवाएं और उन्हें एक असाइनमेंट दें कि वो जो कृषि फार्म्स हैं, मान लीजिए खेतों में जाकर के किसानों से बातचीत करें और क्या पूछें उनसे, वो कौन से उपकरण यूज करते हैं, उनके द्वारा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जो किसान उगा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें,
कुछ फोटोज भी कलेक्ट करें, कुछ फोटोज लें उन फसलों की जो भी किसानों के खेतों में उगाई जा रही हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस स्किल्स जो है इन्वॉल्व हैं। देखिए प्रोसेस स्किल्स कुछ 5-6 प्रोसेस स्किल्स हैं जो यूज होती हैं। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है यहाँ थिंकिंग स्किल्स, है ना, जैसे ऑब्जर्व करना, ये भी क्या है, ये साइंस में या हम यहाँ पे ईवीएस में कहें तो त्रिलोक सिंह गांववासी क्या है, यूज होती हैं प्रोसेस स्किल्स, जैसे ऑब्जर्व करना, इन्फर करना यानी अनुमान लगाना, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाना, ठीक है ना, प्रिडिक्ट करना जिसको हम अनुमान कह देते हैं, ठीक। या फिर अगर हम देखें इस तरह की कई सारी हाइपोथेसाइज करना, क्वेश्चन करना, चीजों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स कही जाती हैं जिनमें भी बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस उसकी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस स्किल यूज हुई है फार्मर्स से ये पूछने में कि वो क्या उगा रहे हैं, उनका फोटो लेने में, ये आपको पूछना है, फटाफट से बताइए। देखना, हाँ कल बताऊंगी भाई। हाइपोथेसाइजिंग, इन्फरिंग, एक्सप्रेशन यानी परिकल्पना करना। अब यहाँ पे कुछ भी परिकल्पना नहीं करना है, यानी कुछ भी ऐसा जो प्रूव नहीं हुआ है बट आपको इमेजिन करना है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं किसान वो क्लियर है। प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद से थोड़े ना वो धान बो रहे हैं खेत में जाकर के। ऑब्जर्विंग तो चलो समझ में आता है। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता लगेगा किसानों से कौन सी फसल है, कैसे उगा रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें एक रिपोर्ट बनानी है तो उनको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। इन्फरिंग होता है निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना कि आपको फाइनली ये मिलके गांव में इतने लोगों से और ये समझ आया और ऐसे ऐसे ये फसलें उगती हैं। ये भी बात सही लग रही है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सही नहीं होगा। सेंसिटिविटी ठीक था, क्वेश्चनिंग ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा है बच्चा, वहां जाके खुद से थोड़ी ना फसल उगा के देख रहा है। तो यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा है, वो परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसका कंक्लूजन रहा जब वो गांव गया तो, और क्या कर रहा है, एक चीज क्वेश्चन करेगा जरूर रिपोर्ट बनाने के लिए, एक्सप्रेस भी करेगा खुद को लिखने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हो आप, नॉर्मल क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया गया है कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। आप जल्दीबाजी में जवाब देंगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दी कैसे कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली ईवीएस हो गया या मैथ्स पेडागोजी हो गया, जो आप ये मान लीजिए कि 100-150 क्वेश्चन को आपने बार बार रिवाइज कर लिया तो उससे ज्यादा बेहतर कि मतलब आपने अगर 1000 क्वेश्चन किए और वो बस जल्दीबाजी में कर लिए सही और गलत के नाम पे, और आपने 100 क्वेश्चन किए और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू समझ करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एनालाइज करके समझा और सॉल्व किया, तो वो 100 क्वेश्चन ज्यादा बेहतर साबित होंगे कई बार, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड है। ठीक है जूही, कल हम बात करेंगे इस पे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डेपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। थीम्स, ईवीएस की थीम्स जो 6 थीम्स हैं अभी हमने बात की थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं, मम्मी के कान में जाके बोलिए जल्दी से अगर वो किचन में खाना भी बना रही हो तो, कि मम्मी ईवीएस में यानी पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 के लेवल पे ईवीएस होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में एनसीईआरटी की किताब नहीं होती है। आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की सहायता से ईवीएस पढ़ते हैं। ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक, कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में या एक बुक नहीं होती उसकी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है प्राइमरी लेवल पे बुक होती है, जिसमें 6 थीम्स के बेसिस पे 6 थीम्स हैं जिनके आधार पर पढ़ाया जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार, जो कि मम्मी जी आप हैं, जो आप खाना बना रही हैं, या हम आपके साथ खाना बना रहे हैं, या पापा जी खाना बना रहे हैं साथ में, है ना। भाई हम जेंडर बायस क्यों रहे हैं, ये क्यों कहेंगे सिर्फ मम्मी खाना बना रही होंगी, क्या पता पिताजी भी खाना बनवा रहे हो साथ में, ठीक है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, अपने भाई बहन को कहिए जाके कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो तुम हो। और दूसरा क्या हुआ, फूड यानी खाना भी खाएंगे हम। फिर क्या होगा, वाटर, पानी भी चाहिए। फिर क्या होगा, शेल्टर, रहने को भी छत चाहिए। फिर क्या होगा, ट्रैवल भी करेंगे, घूमने को भी चाहिए। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो भाई जिसको जैसा सही लगे, कुछ लोग नानी के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं। तो हम तो वही लोग हैं जो नानी के यहाँ जाया करते थे, अब तो कहीं नहीं जाते हैं, खैर मतलब जाते हैं बट बहुत कम। तो ये हुई कहानी। और छठा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू यानी ऑक्यूपेशन, ठीक। तो ये 6 थीम्स हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक है, ट्रैवल ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई थीम नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक। थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक है, ट्रैवल ठीक है, शेल्टर ठीक है। वेदर नाम की कोई थीम नहीं है, वाटर है, ट्रैवल है, फूड है, मटेरियल कुछ नहीं है, शेल्टर है, तो ये गड़बड़ हो गई। बस यही सही है कि जो 6 थीम्स हैं उसमें से 3 थीम यहाँ पे दी हुई है, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड ऑप्शन सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फटाफट से जवाब देंगे। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट। जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, कि जिन पेशेंट्स को, जिन रोगियों को मलेरिया होता है उनके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट इज डन टू, क्यों किया जाता है ब्लड टेस्ट, मलेरिया में। मलेरिया पे आपके पास एक क्या है,
चैप्टर है प्रॉपर। ठीक है जूही, कराएंगे आपका सॉल्यूशन, डोंट वरी। अब पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। मेरी ऑलरेडी बहुत एनर्जी लग रही है, आपको पता है, बैच में भी आज मैं सेम बात कर रही थी, है ना, कि एनर्जी सही जगह लग जाए। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल से, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी एफर्ट करके पढ़ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने को कहते हैं। खून की जांच से होगा क्या, क्या पता लगेगा? चेक फॉर एग्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज इन ब्लड, यानी फीमेल एनोफिलस से मलेरिया होता है तो वो फीमेल एनोफिलस के एग्स मिलेंगे ब्लड के अंदर। एग्स सीधा, मतलब डंक मार के जो मच्छर है सीधा एग्स आपके अंदर डाल देगा। ये थोड़ा खतरनाक नहीं हो गया, है ना। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, चेक आयरन इन ब्लड। आयरन चेक करते हैं आप एनीमिया के लिए, या हीमोग्लोबिन जो है, ये दोनों ही। एनीमिया पे भी बात हुई है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी एंड ऑल, तो ये तो एनीमिया से रिलेटेड है लास्ट के दोनों, ये तो मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो दोनों हट ही जाते हैं ऑप्शन से। अब या तो मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा या फिर उपस्थित जीवाणुओं का। तो अंडों का पता लगना थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनने में भी, कि डायरेक्ट जो है एग्स ट्रांसफर हो गए एक फीमेल एनोफिलस ने, यानी मच्छर ने काटा, मच्छर के अंडे चले गए आपके हाथ के अंदर या बॉडी के अंदर। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, वास्तविक नहीं लग रहा है। पोल गलत दे रहे हैं भैया, नींद में होंगे शायद, या हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो, आगे पीछे जा रहा हो। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, ये बात एकदम सही है कि ब्लड में जो जीवाणु हैं उनका पता लगेगा कि वो कौन से जीवाणु हैं, वो मच्छर के लार्वे से बने हैं, है ना, जो फीमेल एनोफिलस है, या फिर कुछ और है। तो अगर वो जीवाणु या माइक्रोब्स पाए जाएंगे जो कि मलेरिया को दर्शाते हैं या फीमेल एनोफिलस से आए हैं, तो हम मान लेंगे कि भैया आपको मलेरिया है। और ऐसा नहीं है कि आप एग्स चेक कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मलेरिया जो है मच्छर से होता है, पहले लोगों को लगता था खराब पानी से होता है शायद, बट एक डॉक्टर थे, उनका नाम रोनाल्ड रॉस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक बार चेक कर लेना भाई, है ना। या फिर रोनाल्ड रॉस ही था आई थिंक, और मार्टिन एक पेशेंट था और समथिंग, एक बार आप चेक करना, है ना, नहीं तो हम किसी और क्लास में भी डिस्कस करेंगे। याद आ रहा है किसी को? अगर हम बात करें यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे शौर्य को, धन्यवाद शशांक, इधर आ जाओ। मेडिसिन फॉर मलेरिया, इसके बाद हम केक कट करेंगे, इधर आ जाओ। मलेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिनकोना बार्क, सिनकोना ट्री का जो है, या तो हम इसकी टैबलेट्स दे सकते हैं व्यक्ति को, या फिर हम क्या दे सकते हैं, मेडिसिन बनती है सिनकोना बार्क से। पेपर में पूछ सकता है सिनकोना ट्री के बार्क से, यानी जो उसका बार्क को क्या कहते हैं, छाल कह लीजिए। तो सिनकोना ट्री के छाल से या जो भी बार्क है उसकी, उससे पीस करके या तो मेडिसिन बनाई जाएगी या उससे टैबलेट्स बनाई जाएंगी, जिससे ट्रीट किया जाएगा मलेरिया के पेशेंट को, ठीक है ना। और बार्क लिखा भी हुआ, बार्क पाउडर, या फिर स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट। ओके, छान लो इसको। और आजकल टैबलेट्स भी आती हैं, सिंपल बात है, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। छाल, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई। रोनाल्ड रॉस नहीं किया था ना, ये रोनाल्ड रॉस थे। मार्टिन पे किया था, किसी और पे किया था, वो मार्टिन वाली कहानी आई थिंक अलग है, बट रोनाल्ड रॉस ने ये पाया कि मलेरिया जो है अभिगुण मच्छर से होता है, ना कि गंदे पानी से, ठीक है जी। और मच्छर जमा हो जाते हैं जब ऐसी शांत जगह, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं पेपर में कि कौन सी चीज बीमारियां हैं जो बुखार से, कौन सा बुखार है या बीमारी है जो मच्छर के काटने से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर लाइफ आउटसाइड, यानी बच्चों के स्कूल के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ दीजिए। ऐसी सिफारिश जो है कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो गाइडलाइंस देता है टीचर्स को भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं या जो भी करिकुलम डिजाइन करने वाले लोग हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, सीआरटीज हैं, कि बच्चों के हित में ये चीजें होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जीवन जो है क्लासरूम में जो बच्चा सीखता है वो बाहर की दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर दीजिए। इसका उदाहरण कौन सा है? टेक्स्ट बुक्स सपोर्ट स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज, यानी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करेंगी। यदि तो वो पाठ्य पुस्तकें एनसीएफ के आधार पर बनी हुई हैं, क्योंकि वो जीवन से कनेक्ट कर रही हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शन तो चेक करने पड़ेंगे, हमें चाहिए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। टीचर्स नीड टू यूज टेक्स्ट बुक्स एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, टीचर्स को आवश्यकता है कि वो टेक्स्ट बुक को एक
कई सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स की तरह माने, जो हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं। हाँ, बात तो सही है, ये भी पॉजिटिव ही है जवाब, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए। थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू मेमोराइज फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब ये मेमोराइज अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है कि स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना चाहिए। याद करना पड़ रहा है, यानी आप बच्चे को एक्टिव नहीं रख रहे हैं, उसको रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ। टेक्स्ट बुक इज दी ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये मानना एकदम गलत है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और सर्वोसर्वा है, ऑलमाइटी है, ठीक है ना, ये कहना गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमें दोनों सही लग रहे हैं। देखते हैं, टीचर्स नीड टू यूज टेक्स्ट बुक्स एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। पूछा क्या था कि कैसे हम स्कूल के जीवन को, क्लासरूम के जीवन को बाहर से जोड़ें, उसके रियल जीवन से जोड़ें। तो बेटर है कि टेक्स्ट बुक सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज बुक्स में भी गिवन है, जो हमने अभी सिंकोना बार की, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके ईवीएस की किताब में गिवन है, वो सब रियल लाइफ से जोड़ते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ पे आधारित हैं। तो टेक्स्ट बुक एक वन ऑफ द रिसोर्स है, इस बात में कोई गुनाह नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या करें, उसको बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने का मौका दें, बाहर की दुनिया से जोड़ें, ऐसी कहानियां अलग अलग लोगों की लाएं जो बच्चे के जीवन से जुड़ सके। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है सेकंड के मुकाबले, ऐसा नहीं है कि सेकंड गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घाडीसर लेक इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़िएगा, नॉट ट्रू। घाडीसर लेक के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये मत सोचिएगा कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं। फटाफट से जवाब दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एनसीईआरटी के लिए कहाँ क्लास की हो आप? यहीं लेट्स लर्न पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी कराई हुई है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कराई हुई है। मैं प्लेलिस्ट एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी कल शेयर कर दूंगी, अगर आपको नहीं मिल रही है जो बेस्ट प्लेलिस्ट होगी, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 8 साल हो जाएंगे इस साल, और मैं यूट्यूब पे लगातार डिस्कशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए, प्रॉपर डिस्कशन हम लोगों ने किया सालों साल, है ना। अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, खैर, तो वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस, क्योंकि अब एक बहुत बार ये भी होता है कि इतनी चीज़ें इतनी बार मैं करा चुकी हूँ, तो वो बार बार रिपीट जस्ट कराते रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, अब 1 to 1 भी नहीं हो सकता ना, इतने सारे लोग होते हैं, तो कई बार उसमें भी फिर मतलब कुछ खास बेनिफिट उस तरह से नहीं हो पाता, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट घाडीसर लेक, इट वॉज कनेक्टेड विद 9 लेक्स। हाँ भाई, 9 लेक्स से कनेक्टेड थी घाडीसर, एक से दूसरा, यानी एक लेक से बाकी के 9 लेक्स भी भर जाएंगे, ये बात हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। इट इज इन यूज टिल टुडे, ये कहना गलत हो जाएगा कि ये तालाब जो है आज भी प्रयोग में है, नहीं, एक टाइम पे प्रयोग में लाया जाता था, आज नहीं आता है। किंग घड़ासी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड, ठीक है। इट वॉज बिल्ट अराउंड 650 ईयर्स अगो, 650 साल पहले बनाया गया था, ठीक है, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे ये पढ़ा फिर, लेकिन ये आज भी यूज होती है, ये कहना गलत है, और जो गलत था वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सीमा की बात हो रही है। सीमा एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रिप टू द जू, यानी कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चिड़ियाघर ले जाने का, या बच्चे को एक फील्ड ट्रिप पे ले जाने का। फील्ड ट्रिप मतलब फील्ड में कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे अक्षरधाम ले जाते हैं, ताजमहल ले जा सकते हैं, किसी और जगह पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है वहां ले जा सकते हैं, या जू ले जा सकते हैं, जिससे बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिले देखने का, या अलग अलग रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिले, जानवरों के बारे में सिर्फ पढ़े ना, उसको देखने को भी मिले, ठीक। तो कौन सा एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस फील्ड ट्रिप का, ताकि उसको रियल अनुभव मिल सके। रिकॉल नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द जू, यानी एनिमल्स का नाम याद रख पाना। देखो, रिकॉल करना कोई बहुत जरूरी काम नहीं है कि बच्चे को याद हो जाए, वो तो वो आप वैसे भी उसको फ्लैश कार्ड दिखा दिखा के, जो होते हैं ना छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, बुक्स आती हैं बहुत सारी कलरफुल, वैसे भी याद हो जाएंगे उसको घर बैठे बैठे भी। उसके लिए रिकॉल करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो जू में जाए और एक बार वो नया जानवर देख भी ले तो उसको याद ही रह जाए, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी चलो देखेंगे। फिर आता है टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी जानवरों से संबंधित अवधारणाओं से जोड़ पाए बच्चा। हाँ ठीक बात है, जो कॉन्सेप्ट उसका एनिमल को लेके बनाए, जब वो देखेगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई, हाथी ऐसी ही आवाज निकालता है या शेर ऐसे ही दहाड़ता है, मैं गया था वहां पे या गई थी वहां पे, तो वो रिलेट कर पाएगा, पॉजिटिव है। टू प्रमोट प्रोसेस स्किल्स, यानी थिंकिंग स्किल्स जो है उसकी, साइंस वाली स्किल्स, चाहे वो ऑब्जर्व करने की हो यानी देखने की हो, वहां जाके इन्फर करने की हो, निष्कर्ष निकालने की हो, प्रिडिक्ट करने की हो, एक्सप्रेशन की हो, बातचीत करेगा क्योंकि आकर के, ये सारी स्किल्स यूज हो पाएंगी
ये भी सही है। फिर क्या है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट दी जू, यानी बच्चे ने वहां क्या सीखा, इसको भी आप आकलन कर सकते हैं, वहीं के वहीं उससे कुछ पूछ सकते हैं या आकर के पूछ सकते हैं। तो क्या हमारे पास चारों ऑप्शन का ऑप्शन है? नहीं, चारों का नहीं है। रिकॉल भी अगर हम कहें कि भाई चलो नेगेटिव नहीं है, हालांकि ये नेगेटिव हो जाता है, तो हम बी सी डी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ए का कोई खास वैल्यू यहां पे है नहीं। रिकॉल कराने के 1700 तरीके थे, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन 4 हो गया यहां सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, रवि टुक सम वाटर इन अ ग्लास, रवि ने कुछ पानी लिया एक ग्लास के अंदर, ही पुट्स अ लेमन इन इट। ये क्लासिक क्वेश्चन है, जन्म जन्मांतर से आता रहा है सीटेट के ईवीएस में, अलग अलग सालों से, मतलब कुछ भी नहीं तो 3-4 बार तो ये आ ही गया, और 3 बार तो मिनिमम है, मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ 3 बार भी नहीं, इससे ज्यादा ही आया है, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो इतने सारे सेट्स थे, उसमें पता नहीं कितनी बार आ गया होगा, है ना। 3 तो मिनिमम है, जो ऑफलाइन में ही आ गया 3 बार तो ये, ठीक है ना। ऑनलाइन को अगर साइड भी कर दें तो ऑनलाइन में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछा जाता है, बस कभी रवि कर देगा, कभी रवीना कर देगा, कभी कुछ कर देगा, यही क्वेश्चन रहता है घूम फिर के। क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए डेंसिटी के बारे में आपकी नॉलेज। डेंसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ तो कहते ही होंगे, घनत्व, ठीक है। रवि टुक, तो डेंसिटी को हम कह देंगे घनत्व। अगर हम बात करें, रवि टुक सम वाटर इन अ ग्लास, रवि ने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें लेमन यानी नींबू डाला, नींबू निचोड़ा, नींबू पानी बन गया, पी गया रवि और फिर सो गया। देन ही, मतलब ऐसा नहीं किया, देन ही कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनटू दी वाटर, नींबू डाला और सॉल्ट डालते गए डालते गए डालते गए, है ना, रवि को क्योंकि क्वेश्चन बनाना था, ठीक। तो देन ही कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक डाला वाटर के अंदर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, हाफ स्पून डाल दिया यानी आधी चम्मच डाला। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस दैट, क्या नोटिस किया रवि ने कुछ देर बाद, लेमन जो कि उसने डाला था उस पानी के अंदर, स्प्लिट्स इन वाटर, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, यानी नींबू एक ग्लास के अंदर 2 टुकड़ों में टूट गया। वो मूवी देखी थी राज, पहले आती थी ना बचपन में, बहुत डरावनी मूवी मानी जाती थी उस समय की, है ना, और बहुत तगड़े गाने थे उसके, आज तक कानों में गूंजते हैं, है ना, नॉस्टैल्जिया होता है सुन करके, इस कदर आप फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या तो था, है ना। तो लेमन स्प्लिट्स, तो वहां पे नींबू जो है वो लाल पीला गुलाबी वो सब हो जाता था, तो वैसा ही लग रहा है मुझे पढ़ के कि लेमन जो है वो स्प्लिट हो गया वाटर में, है ना, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, अब तो जरूर साया है किसी का। ये बकवास में नहीं पढ़ना है ना, ये सीधा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आशुतोष राणा एग्जैक्टली, है ना, और ऐसे डर डर के बचपन में देखते थे, थोड़ा रजाई रख लो जब थोड़ा मुश्किल सा सीन आए, फिर बताओ हम तो देखो कितनी डर वाली मूवीज देख लेते हैं, और आज मेरे को कोई दिखाए मैं चाह के भी ना देखूं, मतलब मेरे को इतना क्रैप लगता है, मतलब सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ऐसा नहीं है, देख भी सकते हो, बट वो स्त्री टाइप की मूवी देख सकते हो जिसमें एटलीस्ट कॉमेडी ही हो, नहीं तो वो बिना मतलब डराने का माहौल बना के रखते हैं जबरदस्ती, इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं। तो मैं वो जो डर वाली मूवीज होती हैं, एनाबेल देखी थी मैंने एक बार, मेरे को याद है, और मैं कॉन्शियसली नहीं देखती हूँ, मतलब मेरे को कोई किक ही नहीं मिलती उसमें। तो स्त्री के अपने आप में सटायर है, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स भी दिखाई हुई हैं उसमें, मजा आता है देखने में। अदरवाइज ज्यादातर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज्यादातर जो डर वाली फियर वाली जो मूवीज होती हैं, हॉरर मूवीज जिनको हम कहते हैं, वो एकदम सेंसलेस, लॉजिक तो पता नहीं कहाँ खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है उन्होंने, है ना, तो वैसा सा हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ हुआ है कि जल में जो नींबू है 2 भागों में टूट गया, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी थी और ये चल रही थी, है ना। पहले सबको शौक होता है, मेरा भाई है उसको शौक है अभी, तो कॉलेज में हमें याद है एक मूवी आई थी 3 AM, हम गए थे देखने, अब बहुत खतरनाक लग रही थी, हालांकि वो थी नहीं उतनी, लेमन स्प्लिट्स इन वाटर, बट मूवी थिएटर में तो लगती भी है, ठीक। चलो हमने दुनिया भर की बातें, मेरी भड़ास निकल गई। लेमन स्प्लिट्स इन वाटर, भैया नहीं होगा, नींबू जल में 2 भागों में नहीं टूटेगा, मूवी नहीं चल रही है, ठीक, जीवन है। लेमन रिमेन्स मिडवे इन ग्लास ऑफ वाटर, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, मतलब बीच में अटक गया कहीं जाकर के। हमें भी बहुत पसंद है हॉरर, हाँ अंजलि, मतलब कुछ लोगों को होती है, वो बचपन में आप बीती आता था, मैंने इतना देख लिया ना बचपन में। तो जो मेरी मामी जी हैं, मतलब मैं तो मम्मी बोलती हूँ, इतने सालों से हम साथ थे, तो वहां मैं बचपन में उनके साथ देखती थी, उनको शौक था, मैं भी देखती थी आराम से। और वो जो उसकी टोन थी, जिनको पता है उनको पता है, बस ये नॉस्टैल्जिक चीजें हैं आज की डेट में, ये इतना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो बिल्कुल जेनजी टाइप के लर्नर्स हैं हमारे, नए नए, जो अभी एडमिशन लिया होगा जिन्होंने, है ना, वो आप बीती आता था तो वो खतरनाक होता था, मतलब उसका टोन आज भी मेरे को याद है, वो अंदर से डर लग जाए आपको, ठीक है ना। खैर क्या ही कर सकते हैं अब, वो समय था जब आप वो डीडी नेशनल वेशनल पे देखते थे चीजें, और ऐसे वो एंटीना घुमा घुमा के जो है चलता था। केबल तो गांव में बहुत दिन बाद आया था। कोई कह रहा है आप सीडीपी टीचर हो इसलिए मैम, हाँ मतलब अब सेंस नहीं बनाती।
हाँ मैम मैंने भी देखा था। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर। लेमन रिमेन्स मिडवे इन ग्लास ऑफ वाटर, बीच में अटक जाएगा कहीं, ये फिर से राज मूवी जैसी बात कर रहा है। लेमन सिंक्स इन वाटर, डूब जाएगा, या फिर लेमन फ्लोट्स इन वाटर। तो साइंस के हिसाब से यही बात सही है कि नींबू जल में तैरने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा पढ़ना हो तो आप आशु सर के पास चले जाइए, अच्छा पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो लेमन फ्लोट्स इन वाटर।